बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले मंगल के रोज़ इंडिया में जो पहलगाम का वाक़या हुआ, जिसमें ये जो कत्ल हुए हैं, 26 अमवात हुई हैं। देखिए, इंसानियत जहाँ भी कत्ल हो ना, हम उसके अगेंस्ट हैं, नो मैटर व्हाट। ये काबिल मुज़म्मत चीज़ है। अब इंडिया अगर मुंह उठा के हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दे, ना कोई सबूत है, ना कोई आपके पास आपने आंख से कोई ऐसी चीज़ देखी है, ना कोई ऐसी पकड़ में है, मगर आपने उठा के अटैक सारा का सारा पाकिस्तान के ऊपर तोपों का मुंह कर दिया। दैट्स नॉट फेयर। फिर उसके बाद इंडिया ने क्या किया? सिंध-तास मुआहदा जो है वो कैंसिल कर दिया। अब सिंध-तास मुआहदा के तहत 3 दरियाओं का जो पानी इंडिया से आता है ना, वो पाकिस्तान का हक है। तो इंडिया ने कह दिया कि हम वो पानी रोक रहे हैं। अब उस पानी के ज़रिए हमारी लाखों एकड़ की जो ज़मीन है ना, वो सैराब होती है। वो हमारी लाइफ लाइन है। अब वो बदले लेने पे तुल गया। अब पाकिस्तान ने भी करारा जवाब दिया। कल हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो टीम थी ना, उसमें इन्होंने पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो सदारत है ना, उसमें कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो अब मुनक्किद किया गया है। अब उसमें वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि ये जो पानी है ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और हर कीमत पर हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और अगर पाकिस्तान की जो हमारी इसका पानी है, इसका पानी रोका गया तो फिर हम इसको जंग का इक़दाम समझेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त जवाब गया इनको। इसके अलावा पाकिस्तान जो है ना, उसने शिमला मुआहदा जो है उसको भी चाहा है कि कैंसिल करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के तहत जो सीज़ फायर होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, कि जो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, तो पाकिस्तान ने वो कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ इंडिया ये पानी को रोकेगा तो फिर जंग की तरफ जाएंगे। देखें, हम सारे मीडिया वाले जो हैं, हम सबका काम है कि हम इस बात पे बात करें। देखें, जो अमवात हुई हैं वो मासूम जानें हैं। चाहे जान किसी की भी हो, किसी भी मज़हब में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी की भी जान हो, जान बड़ी कीमती है। और हम जिस तरह से, हम मुसलमान ममलिकत वाले, हम इस्लामी जमहूरिया वाले लोग हैं, हमारे नज़र में हम सबसे पहले इंसानियत को तरजीह देते हैं। आप अगर भूल रहे हैं, हमने रमज़ान ट्रांसमिशन जो होस्ट यहाँ पे मैंने की थी, उसमें पूरी की पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन का मेरा मकसद ये था कि इंसानियत को सबसे पहले आगे रखना है। और वैसे भी एक इंसानियत का कत्ल जो है वो कुल कायनात में सारी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो इस मामले के बाद जो है ना, जो पाकिस्तान का मीडिया है उसने बड़ा अच्छा जो है रवैया इख्तियार किया, हमारी तरफ से मज़म्मत भी की गई है। मगर जो इंडियन मीडिया है ना, वो इस कदर घटिया किस्म का जो रवैया रख लिया उन्होंने, वो सीधा जो तोपों का रुख है, वही मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। आपके पास क्या सबूत हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह का किया है? आपकी अपनी सिक्योरिटी का फेलियर है, आपकी अपनी तरफ से, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उनका फेलियर है कि इस तरह की जो चीज़ें उनको रोक नहीं सकी। और दहशत गर्दी का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं होता। यहाँ इसको लिख लें, सब लिखें, और यहाँ आप पढ़ें इसको गौर से, हमारे माथों पे लिखा है कि दहशत गर्दी का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है। मज़हब को बीच में मत लाया करें। देखें, पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, मगर मजबूर किया गया तो चूड़ियाँ तो फिर पाकिस्तान ने भी नहीं पहनी। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर करे। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए पूरी दुनिया में मज़म्मत की जा रही है और करनी चाहिए, और हम भी मज़म्मत कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान पे ऐसे अटैक, उंगलियां उठाना और उस पर तोहमत लगाना और उसको धमकियां देना, दिस इज़ नॉट नाइस।
हमें पता है आप बैठे हैं हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो है ना कुछ बोलने के लिए और छड़ने के लिए। ये नफ़रतों के जो पहाड़ है ना, इनको जन्म ना दें। इंडिया अगर बड़ा है तो पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। हमारी आर्मी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, आपको भी पता है। हमारी जो आर्मी है ना, कलमे पे जान दे देती है। हमारी आर्मी जो है ना, उसका जज्बा इतना बुलंद है, आपको भी पता है। पिछली और भी हमारी हिस्ट्रीज़ हैं जिसमें जंगें हुई हैं, और पाकिस्तानी और हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, सिपाहियों ने जिस तरीके से अपनी जानें दे के, कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बचाया है, हमें बचाया है, तो दोबारा भी खड़ी होगी। तो हम कमज़ोर नहीं हैं, मगर हम बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम हमें बर्दाश्त नहीं है, और ज़बरदस्ती की तोहमत मत लगाइए। यू हैव नो प्रूफ, ठीक है। दिस इज़ फॉर इंडियन पीपल, इंडियन आर्मी। चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, आप अपना कोई भी ब्रांड बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, छोटा सा कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उस बिज़नेस को आपने इस लेवल पर किस तरीके से लेकर जाना है कि वो पूरी दुनिया में जाना जाए, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाए। आप पूरी दुनिया में जाकर उस बिज़नेस को फैलाएं, उस प्रोडक्ट को फैलाएं। क्योंकि देखिए, अब ग्लोबल वर्ल्ड है। इस ग्लोबल वर्ल्ड में हम सिर्फ अपने मुल्क में नहीं रख सकते कोई भी चीज़, कोई भी बिज़नेस, कोई भी ब्रांड हम अगर लॉन्च करते हैं, हम उसको पाकिस्तान तक नहीं रख सकते। हमने उसको ग्लोबली, इंटरनेशनली हर जगह उसको जो है ना बताना है मार्केट में, उसको रोशन करना है, उसकी लाइमलाइट लेकर आनी है, उसको इस ग्राफ पे लेकर आना है। तो अब हम कोई एक ब्रांड अगर खोलना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, उसको हम किस तरीके से नेशनल लेवल पर लेकर आएँ, टिप्स जो उंगलियों पे हैं वो हम आपको आज बताएंगे। कोई एक ऐसे ज़बरदस्त अहमद रऊफ़ ईसा साहब जो है, जिनको हमने मधु किया है, जिन्होंने टेली मार्ट का आगाज़ भी किया था, ठीक है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे वेंचर्स जो है इन्होंने किए हैं। इनको जो है जैसे 30/30 जो होता है ना फोर्ड्स का, उसमें इनको जो है ना 13 ग्लोबल अवार्ड्स दिए गए। स्पेशली इसलिए आज इनको बुलाया ताकि आज हम सबको पता चल सके कि अगर हम बिज़नेस खोलते हैं और हमने काम शुरू करना है तो हम इसको ग्लोबली, इंटरनेशनली किस तरह से लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन। वाह, इतनी सी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर ली आपने, ठीक है। तो किस तरीके से शुरू किया, क्या कहानी है, ज़रा लोगों को बताएं, क्योंकि आपसे बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिल रही है। ओवर जी। मैंने अपना काम स्टार्ट किया, बड़ी अर्ली एज में स्टार्ट कर लिया था। मैं कहा 20-21 साल का था जब मैंने काम स्टार्ट किया। एंड ज़ाहिर है शौक नहीं था काम करने का, लेकिन एक सर नहीं था। हाँ, अचानक से शौक नहीं था काम करने का उस टाइम पे। अच्छा। लेकिन एक सर पे पड़ गई थी एक चीज़ ऐसी कि मैं फादर लॉसेस कंपनी, और वो एक ऐसा सिनेरियो था घर में। मैं कितने साल के थे आप? मैं 20 साल का हूँगा मेरा ख्याल है। अच्छा। मैं अपने बैचलर्स के पहले साल में था। तो मैंने अब जब वो चीज़ देखी, अब ज़ीरो पे आ गए हैं, कुछ है ही नहीं करने को। मेरे फादर एक अच्छी कंपनी चलाते थे। अब वो जब पूरी कंपनी ही चली गई तो हमने बोला चलो स्टार्ट करते हैं कुछ। तो वी स्टार्टेड समथिंग। मैंने बोला बिस्मिल्लाह करते हैं, छोटा मोटा स्टार्ट किया। ज़ाहिर है 20-21 साल का बच्चा जो है वो मैच्योरिटी का उस लेवल पे नहीं होता। हाँ। लेकिन अच्छी चीज़ ये, मगर आप अपने अब्बू के साथ काम करते थे? जब अब्बू करते थे, अब्बू नहीं, को नहीं, कभी नहीं, कुछ भी सपोर्ट, नहीं, ऑफिस जाना, कभी उनकी नहीं। चीज़ें देखना, काम स्टाइल, कुछ भी नहीं देखा कभी जिंदगी Really? में। वो डायरेक्ट हमने स्टार्ट किया, और इसके बाद जब चीज़ें स्टार्ट करना शुरू की तो ई कॉमर्स एक डोमेन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। फिर ई कॉमर्स स्टार्ट किया, एंड उसके बाद उसको रिटेल में कन्वर्ट किया, एंड बैक टू बैक चीज़ें अच्छी माशाल्लाह अल्लाह ने कराते गए। बहुत फंड मारे ज़िंदगी में, ज़ाहिर है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। वो कहते हैं ना, धक्कों से बंदा सीखता है। हाँ, हाँ। और जब तक कि ठोकरें ना खाए तो फिर बंदा आगे कामयाब नहीं होता है ना। बड़ी मशहूर कहावत है ना कि जब इंसान में मुसीबत आती है ना, या तो वो बिखर जाता है या वो निखर जाता है। वो हमारा निखरने वाला अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा एलिमेंट था। अच्छा। कि मॉरली और चीज़ों में बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने साउंड रखा। अच्छा। तो वो एक बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है। तो वो चीज़ें कभी भी ये नहीं हुआ कि उन्होंने पुश कर दिया। अच्छा। एंड ये कंपनी फिर माशाल्लाह चलती रही, स्केल होती रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन पे अगर हम देखें तो वो कंपनी पाकिस्तान का दूसरी बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की, माशाल्लाह, आफ्टर वाह, दराज। वाह। एंड हमारा हमने एक रिटेल का एंगल एक्सप्लोर किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 40 स्टोर्स है 27 शहरों में पाकिस्तान के। वाह। तो ये एक अल्लाह का शुक्र है केस स्टडी रही। अब ये जो अपने अवार्ड्स की बात की, अल्लाह का शुक्र है, तो वो मैं इकलौता पाकिस्तान का ऐसा बंदा बना जिसको अभी 13 ग्लोबल अवार्ड मिले। 14वां अनाउंस हो गया, मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। अच्छा। तो अभी तक के मेरे उसमें प्रोफाइल में 13 ग्लोबल अवार्ड्स हैं। एंड मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 में रहा,
जो कि सबसे बड़ा दुनिया का पब्लिकेशन इदारा है, फोर्ब्स, एंड वो एक लिस्ट निकालता है कि भाई 30 लोग कौन है टॉप के दुनिया में जो 30 साल से अंडर अच्छा काम कर रहे हैं। आई वाज सिलेक्टेड एज राइजिंग स्टार बाय द वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है। अच्छा। और जिन लोगों ने अनाउंस किया, जाहिर सी बात है वो उस पूरे रिटेल बॉडी में जैक मा, टॉमी हिलफिगर, इस तरह के बड़े नाम शामिल थे। अच्छा। एंड उसके अलावा आप होते कराची में ना? मैं कराची बेस्ड हूँ। अब कराची से स्पेशली आए आज यहाँ पे लोगों को बताने के लिए कि तुमने काम कैसे करना है। तो अब वही अल्लाह का शुक्र है, एक वो सिनेरियो ऐसा रहा, उसके बाद माशाल्लाह बैक टू बैक चीज़ें रहीं। अभी एक स्टार्टअप वर्ल्ड कप होता है सिलिकॉन वैली में, उसका मैं ग्लोबल मेंटोर हूँ। 34 ऐसे ग्लोबल अवार्ड्स हैं जिनका मैं जूरी मेंबर हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर ये कि कमाल किया। अब एक वो कंपनी बिल्ड की, फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब एक राइट टाइम है, मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करता हूँ। छोटा भाई है, उसको हमने बोला यार अब आप कंपनी चलाओ, पिछले 2 साल पहले। एंड अब जो है मैं करंटली आई रन अराउंड 60 ब्रांड्स इन पाकिस्तान। 60 ब्रांड्स? 60, उसमें फुटवेयर ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, फार्मेसी चेन्स हैं, स्किन केयर में, इसके अलावा आप अगर परफ्यूम कह लें, परफ्यूम ब्रांड, इवन टेक कंपनीज हैं, बड़े बड़े टेक प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो मैंने बनाए हुए हैं और माशाल्लाह आज पाकिस्तान में ग्लोबली चल रहे हैं। तो ग्लोबल ब्रांड्स भी हैं, लोकल ब्रांड्स भी हैं, तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। प्लस ये कितने साल की जर्नी हो गई आपकी? कितने सालों में आपने टोटल इतनी कामयाबी हासिल की? 15 ईयर्स इन टोटल। 15 साल से भी बल्कि थोड़ा सा कम हुआ शायद। हाँ, यहाँ तो वाह वाह वाह। देखिए हम छोटी छोटी बातों के लिए रो रहे होते हैं ना कि अभी बिल देने को बिजली के जो है ना पैसे नहीं है, तो बिजली कट गई है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर सकते जी, हम अच्छा कहीं बाहर जाके खाना नहीं खा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिससे बात करो ये सुनने को मिलता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई ये भी तो लोग हैं, इन्होंने भी तो अफोर्ड किया है। अफोर्ड तो अफोर्ड, इतने लोगों को ये अफोर्ड कर रहे हैं अब। ठीक है, आप अपना आप रखें, ठीक है, और अपने ख्वाब को पूरा करें। ख्वाब देखें पहले, जो ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, जब आप ख्वाब ही नहीं देखते तो फिर उसको पूरा कैसे करेंगे? और फिर ख्वाब देख भी लेते, छोटा सा ख्वाब देखें, इतना सा, इधर नौकरी लग गई, इस इदारे में मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं इधर जॉब कर रही हूँ, मैं यूँ कर, नहीं भाई, बड़ा ख्वाब देखें, खुला ख्वाब देखें और फिर उसकी ताबीर के लिए काम करें। वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि पहले कोई चीज़ बनाएं, जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करें, कोई काम करें, कुछ भी है, जब उसके ऊपर काम शाम एफर्ट मेहनत सब कर लें, फिर दुआ करें कि अल्लाह मेरा इसके ऊपर जो है ना काम चला दे, मेरे इस काम में बरकत दे दे। जब कोई काम ही नहीं होगा, कोई ख्वाब ही नहीं होगा, कोई एम ही नहीं होगा और रास्ते का नहीं पता, किस चीज़ की दुआ मांग रहे हैं? ब्रेक लें। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारे यहाँ पर जो है ना लोग अपना ब्रांड बना तो लेते हैं मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको मशहूर नहीं कर पाते। ऐसी क्या वजूहात होती हैं? सबसे पहले ये पूछते हैं जी। इसमें मुझे ऐसा लगता है एक मेजर जो मसला आता है ना हमारे यहाँ, मैं मल्टीपल बिजनेसेस, मैं डेली कल से मेरे ख्याल 3-4 दिन में अभी तक मैं कोई 30 से 40 फाउंडर्स से मिला हूँ, एंटरप्रेन्योर्स से। एक जो मेजर हमारा मुझे लगता है हम लैक करते हैं वो हम माइंडसेट में करते हैं। वो एक शेल है हमारे लोगों के दिमाग में कि यार हम इसी तरह चलना चाहते हैं, हम यूं ही चलेंगे। और फिर एक वो वाला जो एलिमेंट है उसको रॉन्गली हम यूज़ करते हैं कि जो हमारे रिलीजन में है कि भाई जो अल्लाह ने दिया उस पर खुश रहें। तो अब वो वाला जो एलिमेंट है, आप वो अल्लाह ने आपको दिया है, आप खुश रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगला काम ही ना करें, वो बड़ा काम करने की सोच ही नहीं। ये हमारे लोगों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि वो उनकी सोच महदूद हो गई। जैसे आपने भी स्टार्ट में एक चीज़ कही ना कि अगर आप विजन एक बड़ा नहीं देखते तो अब वो उस विजन को अचीव करने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। हम लोग इतने छोटे उस पर नट शेल में रह जाते हैं कि हम यही करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं इसमें, हमें एक आउटलेट था बस इसी में खुश हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। फ्रेंचाइजिंग का लिटरली कॉन्सेप्ट नहीं है आज तक पाकिस्तान में। मुझे ये बताइए कि कोई बंदा ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो कितनी कोई सरमायाकारी चाहिए होती है ये ब्रांड के लिए, किसी काम के लिए? बहुत कम पैसों में। मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं ना तो आप पैसे से सोचते हैं, लेकिन अगर आपके पैसे कम होते हैं ना आप दिमाग चलाते हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं है, देखिए पैसा एक बहुत लिटरली एक छोटी माइन्यूट चीज़ बन जाती है एंड में। और फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लेवल बिजनेस है, अब मेरे पास एक बिजनेस आया, वो एक्सपोर्ट करते हैं लेदर बैग्स, और वो लिटरली जो टोटल क्वांटिटी उनके दिमाग में थी, उन्होंने बोला यार मैं अहमद कोई 4500 बैग बनाने वाला हूँ और फिर ब्रांड लॉन्च करूँगा। अब 4500 बैग नॉर्मल बंदा नहीं बना सकता। अब मेरा मशवरा इनको पहली चीज़ पता है क्या थी, नॉर्मली भी बिजनेसेस को होती है कि इनिशियली इन्वेंट्री में पैसा नहीं फंसा दे अपना, क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री में पैसा फंसता है ना तो अब आप ब्रांड बनने की जगह आप कोशिश ये करते हैं मेरे पैसे खुले हो जाए, मैं किसी तरह इस इन्वेंट्री को बेचूं और पैसे खुले कर लूं। ये माइंडसेट पूरा चेंज हो गया अब आपका। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल भी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि यार हम
बेच रहे हैं, हम ब्रांड ही नहीं बना पा रहे। उसका रीजन क्या है कि आपका फोकस बिल्कुल प्रोडक्ट बेचने पे हो गया। तो सरमायाकारी एक सेकंड चीज हो जाती है। पहले स्टेज पे मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास आइडिया अच्छा है, आपने चीज अच्छी बनाई है, लिटरली लोग यहाँ पे बना रहे हैं और बहुत छोटे छोटे एमओक्यूज पे, आई नो ब्रांड्स जो लिटरली 20 और 30 प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक स्किन केयर का ब्रांड बनाया है, 30 प्रोडक्ट बनाया उसने मैन्युफैक्चर से और फिर बेचना शुरू कर दिया। फिर 30 बिका तो अगला 30 बना लिया। अब 30 प्रोडक्ट है, आपको पता है उसकी अगर वैल्यूएशन देखें तो कुछ भी नहीं प्रोडक्ट की, लेकिन अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो। मगर अगर कम प्रोडक्ट बनाते हैं तो मोस्टली उसमें ये भी होता है ना कि फिर महंगा हो जाता है, फिर उसकी कॉस्ट महंगी करनी पड़ती है और आपको भी महंगा पड़ता है। तो फिर ये स्टार्ट में अगर कोई कम प्रोडक्ट लॉन्च करके तो फिर महंगी चीज़ बना ले, फिर मार्केट बहुत में बड़ा भी फर्क लोगों नहीं को आता उसमें। बहुत ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ फॉर एग्जांपल आप 100 यूनिट बना रहे थे तो आपको अगर 1200 रुपए की पड़ रही थी, तो ऐसा नहीं है कि आपने बोला यार मुझे 30 यूनिट बनाना है तो वो बोलेंगे 2500 की। ऐसा नहीं होता, वो 1200 की जगह 1400 पे चला जाएगा। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई अगर इस प्रोडक्ट के लिए एक पैकेजिंग वाला सिस्टम होता है, ठीक है, फिर इसकी बॉक्सिंग होती है, इसकी पैकिंग होती है, फिर इसका कोई वेयर हाउस होता है जहाँ पे स्टॉक बनवा कर फिर उसको रखा जाता है। तो ये सारा सिस्टम के लिए भी कोई जगह लेनी पड़ती है या घर में भी कोई एक ऐसा रूम वगैरह चीज़ें बनाई जाती है? इनिशियली मैं कहता हूँ अगर आप बहुत छोटा बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, आप पहला काम होता है आप ओवरहेड्स बिल्ड ना करें। आप जब एक देखें रेंटल जगह लेते हैं, फिर लोग रखते हैं, फिर वहाँ इंटरनेट भी लगाएंगे, फिर वहाँ के बिल भी बहुत अच्छे आएंगे माशाल्लाह। आपको पता है बिल किस तरह आते हैं हमारे मुल्क में। जब आप इतने बड़े ओवरहेड पे बैठे होंगे ना, तो आपको पहले दिन से हर चीज़ चुभना शुरू हो जाएगी। मेरे पहले दिन मैं कहता हूँ छोटा मोटा काम है, आप अपने घर में एक छोटी सी जगह रख लें, वहाँ पे छोटा वेयर हाउस बना लें, पैकेजिंग आप जेनेरिक कर दें। अब एक अगर आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल स्किन केयर ब्रांड है, सही है, आपने बोला मैं एक ही तरह की पैकेजिंग बनाऊंगा, एक सेक्शन में उसका खाली छोड़ दूंगा जहाँ पे मैं स्टिकर बना के वहाँ पे लगा दूंगा कि कौन सा आइटम है। अब पैकेजिंग एक ही हो गई। वेयर होता क्या, अगर आपके 10 आइटम है और 10 की अलग अलग पैकेजिंग आप बनाते ना, तो 10 का अलग अलग एमओक्यू होता कि भाई टोटल 1000 पीस इसके बनेंगे 1000, तो 10,000 पीस आपके बन जाएंगे। वेरेज यहाँ पे आप 1000 पीस ही बनाएंगे और आपने एक सर्टेन सेक्शन वहाँ पे खुला रख दिया, जो कि स्मार्ट पैकेजिंग इंटरनेशनली भी हो रही है। इंटरनेशनल ब्रांड इसी तरह करते हैं कि वो कहते हैं यार सिमिलर एक पैकेजिंग बनाओ, एक सेक्शन खाली छोड़ो, वहाँ पे हम जो है ना स्टिकर या बारकोड से उसको लॉक कर देंगे कि यार ये वाला आइटम है। तो यू कैन एक्ट स्मार्टली और आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं पैसे आएंगे उस दिन काम करेंगे, पहला ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये होती है, कहते हैं नहीं हम बड़ा ही ब्रांड बनाएंगे, हम ज़्यादा ही खर्चा करेंगे। आप स्टार्ट तो करें, यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल। सही है, मैंने भी पहले दिन काम स्टार्ट किया। दुनिया में जो लोग करते हैं लॉस के, देखिए अगर आप प्रोडक्ट अच्छे पैसों पे बना रहे हैं या अच्छी जगह से सोर्स कर रहे हैं, ब्रांड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोडक्ट लेवल ब्रांड की पहली चीज़ होती है आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग। क्या आपने जहाँ से वो प्रोडक्ट बनाया है क्या वो अच्छे पैसों में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आज के दिन में आज एक लेदर वॉलेट आप बनाने जाते हैं ना, वो 500 रुपये का आपको मिल जाता है। लेदर वॉलेट अगर आप 50 पीस भी बना रहे हैं ना, लिटरली आपको 500 रुपये का मिल जाता है। अगर वो चीज़ आपको 500 रुपये की मिली, अब एज अ ब्रांड आपको भी पता है जो मेजर ब्रांड्स हैं वो 2,500-3 हज़ार का वॉलेट बेचते हैं इस वक्त। ऐसे भी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो 5-5 हज़ार का वॉलेट बेच रहे हैं, विच मीन्स कि जिस दिन आप उसको क्लोज भी करना चाहेंगे ना पूरे ब्रांड को, आप बोले मुझे समझ ही नहीं आ रहा या मेरे पास आज टाइम नहीं है करने का, कोई भी रीज़न है बंद करने का, आप उसको फ्लश भी करने जाएंगे ना जिस दिन इन्वेंट्री को, उस दिन भी वो आपको पैसे देके जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जैसे हम LV, गुची इस तरह के बड़े ब्रांड की बात करते हैं, उनकी जो टोटल कॉस्ट आती है सपोज, तो उनकी अभी एक रिसर्च भी थी जिसमें मुझे भूल गया कि जैसे 58 पाउंड्स या फिर $58 जो है LV के सपोज एक बैग की कॉस्ट है, ये रिसर्च बता रही हूँ आपको। $58 उसकी एक पर्स, उसके एक बैग की जो है वो कॉस्ट बनी, और वो बेच रहे होते हैं $4,000 में, $3,000 में, $5,000 में। मतलब मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा मार्जिन रखना, ये क्या बैग की कीमत है या फिर ये ब्रांड के नाम पे आप क्या बेच रहे हैं, मतलब क्या खरीद रहे हैं? ब्रांड वैल्यू और एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, ये दो चीज़ें आप बेच तो ये रहे हैं। हम इतनी अपनी कमाई हुई मेहनत की जो पैसे हैं वो सारे हम इनके सिर्फ एक नाम के चक्कर में बेच रहे हैं, जबकि इनकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 58 या $50 आ रही है, ठीक है, एक बैग में, एक पर्स में, और हम उनको दे रहे हैं यार लाखों रुपए। वो मैंने बोला ना, वो ब्रांड वैल्यू बेच रहे हैं अपनी, वो एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं और वो एक सर्टेन लीग बेच रहे हैं। आप जानबूझ के LV के स्टोर में इसलिए जा रहे हैं और वहाँ से इसलिए खरीद रहे हैं कि मैं 4 लोगों में बैठूँ ना तो मेरी इज्जत होनी चाहिए। तो आपने एक सर्टेन क्राइटेरिया बना लिया अपने दिमाग में। अब जितने लोग मैं कहता हूँ मल्टी बिलियनर्स है ना, वो कभी भी इस पर फोकस नहीं करता है कि यार मैं अच्छी चीज़ पहन रहा हूँ, अच्छी चीज़, अच्छी गाड़ी है,
हर चीज़ अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फजूल में वो पैसे खर्च करना शुरू कर दूँ। बहुत अच्छी बात, एक ब्रेक लेना है मुझे, और मैं साथ साथ एक बता देती हूँ, हम जितने भी अहमक लोग हैं ना, हम सबके लिए हम ब्रांड वाली टी शर्ट्स, शर्ट्स लेते हैं, जैकेट्स लेते हैं, कोट्स लेते हैं, इतना बड़ा यहाँ पे उनके नाम छपा हुआ होता है, ठीक है, गुची, अरमानी, जो भी CK, PK, वो सारे नाम यहाँ पे आपके इधर छाती में छपे हुए होते हैं। और आप क्या करते हैं, पैसा देते हैं, एक चीज़ खरीदते हैं, उनका प्रोडक्ट, और वो कितने शार्प हैं कि अपने प्रोडक्ट की, आप जो एक चीज़ दे के पैसा खरीद रहे हैं, उसके बावजूद वो अपने प्रोडक्ट की आपकी छाती के ऊपर जो है ना मोनोग्राम लगा के अपनी मार्केटिंग करा रहे होते हैं। आप बेवकूफ़ी में पैसा दे के उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको समझ आई मेरी बात? पैसा भी खुद दे रहे हैं, मार्केटिंग भी उनकी कर रहे हैं। ये है हम अहमक इतने ज़्यादा। ब्रेक लीजिएगा। हम यहाँ पर एक और आपसे सवाल करना चाहेंगे। हर बच्चा ई कॉमर्स की तरफ आ रहा है। यूथ की अगर मैं बात करूँ, वो यही कहता है हमने यही काम करना है, मगर ये सारी जो यूथ है जब इस तरफ आ रही है, काम कर भी रही है, मेहनत भी कर रही है, इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेलियर हो रहे हैं। ऐसी कौन सी फॉल्ट कर रहे हैं, क्या गलती उनसे मिस्टेक जो है वो हो जाती है जिसकी वजह से वो फेलियर हो जाते हैं, दे आर नॉट वर्किंग आउट? अच्छा, इस पर मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। हमारे यहाँ जो है ना, एक हमेशा एक टाइम आता है कि जहाँ हम भेड़ चाल में चलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। एक पिछले कुछ 4 साल पहले आया कि सबने बोला ई कॉमर्स कोई चीज़ आई है, लिटरली लोगों ने झंडे उठा लिए हैं कि हम ई कॉमर्स ही करेंगे, उन्होंने कसम खा ली ई कॉमर्स करेंगे। हाँ। आज अगर आप बेसिक स्टैट्स देखें ना, तो पाकिस्तान में 3% भी ई कॉमर्स नहीं होता। टोटल जो सेल्स पूरे पाकिस्तान में हो रही है उसमें 3% भी पूरा नहीं है जो ई कॉमर्स पे होता हो, विच मीन्स आज भी रिटेल डोमिनेट करता है बुरी तरह। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम सारे लोग कह रहे हैं हमने झंडा उठाया, हम ई कॉमर्स करेंगे। क्यों? 4 ऐसे लोग आ गए पाकिस्तान में जिन्होंने ई कॉमर्स के झंडे उठा लिए, बोला ई कॉमर्स दुनिया में चलता है, आप भी चलाएं। लेकिन ई कॉमर्स जब दुनिया में चलता है ना, उसके कोर कुछ चीज़ें होती हैं। आपके इंटरनेट पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है। आज आपको भी पता है हमारे मुल्क में इंटरनेट कैसे चलता है। कल एक पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा, 10 दिन तक इंटरनेट बंद कर देंगे। तो ये इसके बाद मैं तो कराची रहता हूँ, तो मेरे तो घर के आसपास ही सेंट्रल जेल है। सही है। अब जेल के सराउंडिंग में 1.5 किलोमीटर तो आपका इंटरनेट ही नहीं चलता। जहाँ पे हाई टेंशन वायर्स होते हैं वहाँ इंटरनेट नहीं चलता। लेकिन अब बच्चा स्टेप इन तो कर रहा है। चले, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक चीज़ को स्टार्ट कर दिया। अब जो फेलियर की आपने बात की ना, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, लिटरली एक रीज़न है हमारे लोगों का। हम सोच के एक तो भेड़ चाल में हम चले गए कि हम कर लेंगे, ऐसे कैसे नहीं होता, सब कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। तो एक तो सब कर रहे हैं हम कर लेंगे, ये हो नहीं सकता। सही है। मतलब हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, ये रियलिटी है। कोई बंदा देखे हर बंदा एंटरप्रेन्योर हो जाएगा तो हमारे पास काम कौन करेगा? सही है। माइंडसेट तो डिफरेंट मुझे है। एक चीज़ डिस्टर्ब करती है, लाइक जैसे मैं भी अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, मुझे भी 2 साल हो गए, मेरी 1 साल की रिसर्च रही है, 1 साल मैंने उसके ऊपर इतना काम किया है, उसकी फॉर्मुलेशन चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर मैं अभी तक काम नहीं कर रही हूँ कि मैं पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग पे अभी तक आई नहीं हूँ। क्योंकि मेरा ये, अब आप कहते हैं अगर कि ज़ीरो से कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसका होमवर्क भी तो पीछे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये तो नहीं कि रातों रात उसने सोचा यार साला वो ये कर रहा है मैं भी करूँगा। यार दिस इज़ नॉट द वे ना। मतलब मैं एक मीडिया का नाम हूँ, मुझे 2 साल हो गए, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दिन रात की नींदें हराम होती है, मेरी ट्रैवलिंग नहीं रुकती है, मैं इतना जाती हूँ, कभी यूके से फॉर्मुलेशन, कभी अमेरिका से, कभी कहीं से, कभी पागल हो गई हूँ, इतनी कंपनीज को मुझे टच करना पड़ता है। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टच की है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त हमारे लोगों में ये हो गया है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम रिसर्च नहीं करना चाहते। हम लोग लिटरली हम कुछ भी, जब आपको पता ही नहीं ना कि इंडस्ट्री का, कि यार वो इंडस्ट्री इस वक्त करंटली कहाँ स्टैंड करती है, उसमें कौन सा प्लेयर है, कितना कस्टमर है, कस्टमर का माइंडसेट क्या है, उसका परचेजिंग पैटर्न क्या है। तो सर ये रातों रात जो शुरू हो जाते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप, जो कहते हैं बस वो ये कर रहा है मैंने भी ये करना है? देखिए, फिर वो वही होगा कि वो जो कर रहा है ना, वो शायद अपने नसीब से कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, अपनी रिसर्च से कर रहा है, और उसने कोई सक्सेस स्टोरी बना ली है। आप जो कर रहे हैं ना, आप उसको देख के जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं उसने क्या भंड मारे। अब देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ जो कि लोगों को नागवार गुजरती है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, वो दुनिया में बहुत पीछे है। उसका एक फ़ायदा भी है, हम दुनिया से सीख सकते हैं। आज आपके बराबर में इंडिया में, बांग्लादेश में, यूएई में, इवन सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं, अब अगर मैं आज उनको लर्न कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इंडियन मार्केट है या बांग्लादेश है, यूएई है, ये बड़ी सिमिलर मार्केट्स हैं। सही है। हमारे डेमोग्राफिक एक जैसे, हमारे सोचने के पैटर्न्स भी तकरीबन सिमिलर हैं। कुछ चीज़ों में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, जैसे वहाँ पे मेड इन इंडिया चलता है, पाकिस्तान में मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान नहीं चल सकता। सही है, हमें मेड इन पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। सही, तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आप अगर लर्न करना शुरू कर दें, प्लस जब आप पीछे हैं दुनिया से तो आपको ये पता होता है करंट दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है, विच मीन्स कि ये ट्रेंड अब इंडिया में आने वाला है, विच मीन्स 2 साल बाद ये पाकिस्तान में भी आएगा। तो आप पहले से रेडी होते हैं उस चीज़ के लिए। इफ़ यू स्टडी, पीपल कम अप टू मी एंड दे से कि यार
आपको इतना ज़्यादा कैसे पता है? मैं कहता हूँ मैं इंटरनेट का सही फ़ायदा उठाता हूँ भाई। किताबों से मुझे भी उतनी चढ़े जितनी शायद आपको होगी, लेकिन भाई मैं इंटरनेट पे वो चीज़ पढ़ रहा हूँ कि मेजर केस स्टडीज़ हैं। और आज हुआ यही है कि देखें, जब आपने कोर लेवल से उसको नहीं पढ़ाया, आप जो किताबें, मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, जिस टेक्स्ट बुक बोर्ड की पढ़ी हुई हैं, वो शहर नहीं है, वो गाँव है, सही है। उसके बाद जो मैंने किताबें पढ़ी हैं वो लिटरली मार्केटिंग की किताब जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है ना, वो 1980 की थी। तो आप जब कोर लेवल चीज़ें गलत पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, वो उसी को देख रहा है। अब एक बेसिक थ्योरी है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, सही है, ये लोगों ने यूनिवर्सिटियों में पढ़ी हुई पोर्टर 5 फोर्सेस, वो उन्होंने बस वक्त रट्टे मार के निपटा दिया है। लेकिन अगर पोर्टर 5 फोर्सेस को लिटरली कोई इंप्लीमेंट कर लेना, वो पूरी इंडस्ट्री उसके हाथों पे होगी। उसको पता होगा मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किस प्राइस पॉइंट पे बनाना है, कस्टमर किस तरह सोचता है, कौन क्या करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी में कोई की बता दें जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके आगे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज ज़रूर बता दें। देखिए, इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री को लर्न करना शुरू करें पहले से, बाहर से बैठ के। प्रोडक्ट बनाने से पहले ये चीज़ करें, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे आप कर रही हैं, सही है। आपने बोला है, मैंने एक चीज़, आप जब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ना, यू नो फॉर अ फैक्ट कि देखिए आप मार्केटिंग से बंदे को एक दफ़ा ला सकते हैं, सही है। आप मार्केटिंग का बजट भी आपने बोला मैं मार्केटिंग से एक दफ़ा लाऊँ। इसके बाद प्रोडक्ट जो है ना, या तो वो आपको इंडोर्समेंट देगा कि यार मैं वाकई अच्छी चीज़ बनाई हुई थी मैंने, या आपको एक्सपोज कर देगा। तो आप रिसर्च करें, चाहे वो आपका बिजनेस मॉडल हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज हो, चीज़ों को इंटैक्ट करें, पहले से सोच के रखें कि यार मैंने ये चीज़ बनानी है। और दुनिया में ये हुआ है कि एक ब्रांड आया, जैसे मैं आज जो टेलीमार्ट की बात है, दूसरे मेरे ब्रांड्स हैं, मैं लिटरली पूरी केस स्टडीज उठा के रेप्लिकेट कर देता हूँ। और वो मेरे लिए सक्सेस स्टोरी इसलिए बनती है क्योंकि मैंने देखा है कि उनको क्या इश्यूज आए थे, ये वाले मुझे आने वाले हैं, इसको यूं रिजॉल्व करना है। तो मैं तो लिटरली, मेरे लिए तो प्लग एंड प्ले वाला गेम हो जाता है। अगर बच्चे इस तरह सोचना शुरू करें ना आज, एंटरप्रेन्योर्स, कि यार हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि रिसर्च बता रही है, मैं नहीं कह रहा। जब आप अपनी गट फीलिंग पे जाते हैं कि गट फीलिंग से बिजनेसेस नहीं चलते। हाँ, गट फीलिंग से ये जरूर होता है कि आप कुछ चीज़ों को टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन पूरा बिजनेस मॉडल एट कोर बनाएं। आज लोग बिजनेस मॉडल नहीं बनाते, इसका मतलब उनको यही नहीं पता मैं पैसे कैसे बनाऊंगा। वो अपने खर्चे आज तक बनाते नहीं है। लिटरली मैं आई टॉक टू ब्रांड्स जो 8-8 साल 6-6 साल से काम कर रहे हैं, आज तक P&L ही नहीं बनाया। बस लग रहा है सेल आ रही है, पैसे बड़े हो रहे हैं। खर्चे बनाएं, ओवरहेड्स कम रखें, और सबसे कोर रिसर्च कर लें और ये देख लें कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और रिसर्च कर लें आज दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है वो अगले 2 साल में पाकिस्तान में होगा, और अगर आप इसके लिए रेडी नहीं है तो आप मर जाएंगे। क्या बात, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये ई कॉमर्स का और ये इंटरनेट का सारा दौर नहीं आया था, मैं आपको बता दूं, ये है मेमन। तो मेमनों का तो एक मेमन, और लाहौर में ये जो जितने पंजाब में जो चिन्योटी है ना, ये इन लोगों का दौर है, ये बिज़नेस कम्युनिटी में सबसे हाई है। मेमन का बच्चे, तो मैं इनके लिए तो ये कहूँगी कि जो मेमन का बच्चा एक छोटी सी परचून की भी दुकान खोल के बैठ जाएगा ना, लाखों नहीं करोड़ों का बिज़नेस कमाएगा वहाँ से। यहाँ से बिज़नेस माइंडेड होता है चिन्योटी भी मगर खैर, ये कहने वाली कहावत है, आप भी इसी तरह बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फोकस करें, सर्च करें, काम करें। ओके, और जय जी, ब्रेक लें। अच्छा नाज़रीन, मेरे पास एक फैमिली है, एक स्टोरी है, और आपके सामने अभी मैं उनसे मुतारिफ़ करवाऊँगी आपकी। मिसेस खालिद है मेरे पास। इनके जो हस्बैंड हैं, उनके दोनों गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं और काफ़ी सीरियस उनकी हालत है, हस्पताल में है। 3 साल से उनकी इलाज के लिए जो है ख़र्चा, अखराजात जो है वो सब उठा रही हैं, और सारे पैसे जो है वो लग चुके हैं। 3 बच्चे हैं उनकी, एक बेटी जो है वो अपने साथ लेकर आई हैं यहाँ पर। आप सबसे आज इस स्टोरी को सुनाकर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस हद तक आप इनकी अगर मदद कर सकते हैं, क्योंकि माली हालात इनके काफ़ी अभी तकलीफ़ में हैं, तो जो लोग मदद करना चाहते हैं ख़ास तौर पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मुस्तहिक फैमिली है, आप इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। और इनकी कहानी अभी मैं आपके सामने सुनाती हूँ। इनके नंबर्स भी जो हैं वो स्क्रीन पर हम यहाँ पे स्क्रॉल कर देंगे, ताकि आप डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में जो मदद करना चाहते हैं तो काइंडली कीजिएगा ज़रूर। हम हर चीज़ की, हर एफ़र्ट जो है वो करने की कोशिश करते हैं सिर्फ रमज़ान के महीने में, और उसके बाद जब रमज़ान शरीफ चले जाते हैं तो हम ये नेकियां करना छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो ख़ास आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज इस बात पे नज़रसानी कीजिएगा, और जब कोई ऐसी चीज़ आपके लिए, ऐसी फैमिली और ऐसे कोई मुस्तहिक लोग आपके सामने आए, तो खुदारा उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस खालिद, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। बहन, 3 साल से उनके गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं। क्या नाम है भाई का? खालिद महमूद। खालिद महमूद।
तो किस तरीके से ट्रीटमेंट के सारे पैसे जो आपने इकट्ठे किए, घर अपना था पहले कोई? मैं फैमिली में रहती हूँ, ससुराल में 1 कमरे वाला घर है। तो हस्बैंड ठीक थे, अब काम वगैरह करते थे, 3 बच्ची हैं। ये सबसे छोटी है? सब कुछ सही था, मैंने कभी सोचा नहीं मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। अभी डॉक्टर ने कहा कि ट्रांसप्लांट करवाएं आप। पहले मैंने अपनी किडनी देने की कोशिश की तो मेरा नहीं लगा उनको, फिर छोटे भाई को लेके आई, उन्हीं के छोटे भाई को कि आप किडनी दें, वो ले उन्होंने किडनी के टेस्ट करवाए, वो भी नहीं हुआ। फिर बच्चियाँ छोटी हैं, एक 13 साल की है, एक 11 साल की और एक ये, तो बच्चियों की नहीं लग सकती, वो छोटी हैं और मेरे पास डोनर नहीं है कि मैं उनको किडनी लगवाऊँ, ट्रांसप्लांट करवाऊँ। सब कुछ अल्लाह का था, मतलब मैं देने वालों में से थी। मतलब आज ये हालात आ गए कि मैं कहती हूँ कुछ भी ना हो, बस उनको ट्रांसप्लांट हो जाए, वो उनको किडनी लग जाए, वो ठीक हो जाए बच्चियों के सर पर। और आपको पता है कि जब मुश्किल टाइम होता है तो कोई नहीं होता अपना। क्या करते थे भाई? उनका अपना काम था, जूतियों का काम करते थे, शॉप थी किराए पर। फिर 3 साल में सब कुछ ख़त्म हो गया। शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाती रही मैं इस्लामाबाद में, फिर SIUT कराची में ले गए। वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि ये ठीक हो सकते हैं, ट्रांसप्लांट इनका हो जाए। तो अब मेरे पास डोनर नहीं है, ना मेरे पास किडनी है, ना मेरे पास पेमेंट है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। अभी भाई इसलिए नहीं आ सके क्योंकि अस्पताल में डायलिसिस हो रहे हैं उनके? जी, वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। बहन, एक ब्रेक के बाद आते हैं और आप जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ मुस्तैक फैमिली है, मदद कीजिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, मिसेस खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनके मियाँ जो हैं खालिद साहब, उनके दोनों गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं। मैं नंबर्स इनके चला रही हूँ। उनके साथ इनकी 3 बेटियाँ हैं। अखराजात और घर के ख़र्चे और साथ में इलाज इनसे अफोर्ड नहीं हो रहा। इनकी जो बेटी है फ़ातिमा, इसकी एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जिसमें अपने बाप के लिए वो अपील कर रही है, उसकी सेहत के लिए। मरियम नवाज़ जी आपसे अपील कर रही है, तो मैं ये ख़ास स्पेशली जो है मैसेज मरियम नवाज़ जी आपको देना चाहूँगी कि जो बच्ची है फ़ातिमा, बेटा इधर आओ मेरी जान, इधर आओ, बढ़िया, शाबाश। इसने आपसे अपील की है, बहुत छोटी है, अपने बाप के लिए अपील की है कि इसके वालिद साहब जो हैं वो बीमार हैं। बेटा क्या कहना चाहोगी मरियम नवाज़ जी को, इधर शो से क्या कहना चाहोगी, वो सुन रही हैं? हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ से मेरी एक अपील है कि मेरे बाबा को बचाएं, मेरे बाबा का ट्रांसप्लांट करवाएं। हमारे पास पेमेंट नहीं है, मेरे बाबा को किडनी डलवाएं, क्योंकि मेरे बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं, बाबा मेरा सब कुछ है। ओए अल्लाह, ओके 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 ओके, ओए अल्लाह। एक इंसान की अगर आप ज़िंदगी बचाएं ना, तो कुल इंसानियत जो है ना उसकी आप जान बचा सकते हैं। ये इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला ने कहा है। तो आप जितने भी मुखय्यर हजरात हैं ना हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर, जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं ना, वो अगर कोई भी मदद करना चाहे तो प्लीज़ ये जो नंबर्स लिखे हैं इस नंबर पे रब्ता करें। इस पे जायज़ कैश भी है, या जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं ये नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। वाकैंड से आई है फैमिली बहुत दूर से, ये उम्मीद लगा के कि यहाँ पे मरियम नवाज़ जी को रिक्वेस्ट करेगी। वो बच्ची सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, कहाँ कहाँ अपने बाप के लिए ऐसी वीडियोस बना रही है। दहलता है दिल, तकलीफ़ होता है, तड़पता है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जितने साहिब हैसियत लोग हैं इस फैमिली की मदद करें। आप खुद सोचें, एक औरत एक बच्ची नहीं पाल सकती, मुश्किल होता है। उसकी 3 बेटियां हैं, एक 13 साल की, एक 10 साल की और एक ये। कितना मुश्किल होता होगा एक औरत के लिए। और मियाँ उसके इलाज के लिए पैसे भी जमा कर रही है, उसका इलाज भी करा दिया। सब कुछ फूक गया इनका, सब कुछ ख़त्म हो गया। खुदारा बच्ची के आंसू पे, बहन के आंसू पे थोड़ा सा तरस खाइएगा। हमारे पास
इतना पैसा होता है कि हम सबकी मदद कर सकते हैं, मगर हम अपना हाथ खींच के रखते हैं। इनकी मदद कीजिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, उनसे तो ज़बरदस्ती मैं बोलूँगी, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वो तो एक बाहर अच्छा खाना खाने के लिए जाएंगे, पाउंड में या फिर डॉलर में पे करेंगे, वो पैसे इधर दे। एक दिन एक वक्त कोई अच्छा बाहर खाना ना खाए, यहाँ दे दे वो पैसे, आपकी ना आखिरत बन जाएगी। एक इंसान की ज़िंदगी बचाने से बड़ा नेक अमल कोई नहीं है। इनके पास प्रॉपर टेस्ट वगैरह है, उसकी रिपोर्ट है। फातिमा लेके आना, दिखाना मुझे। ओए इतने सारे टेस्ट है बाबा के, इतने सारे। जी हुई हुई सब आप संभाल के रख दिए हैं। जी। ये देखें कितने कितने टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, कितने कितने खाते हैं, कैसे कैसे बेचारी 3 बच्चों के साथ इतने ये बिल्स, इतने टेस्ट, ये सब कैसे देखती होगी। हुकूमत से प्लीज़ मैं अपील करूँगी कि ये इनके लिए कुछ करें। ये सारी रिपोर्ट्स, ये फाइलें, ये किस काम की जब उनका इलाज ही नहीं होगा। ये टेस्ट करा करा के, बस आपको भी पता है आपके किसी फैमिली मेम्बर में कोई कहीं कोई बीमार होता है, सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट 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 ऐसे ऐसे टेस्ट लिख देता है जिन टेस्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं होता, उन टेस्ट के बारे में पता ही कोई नहीं होता। और बंदा इसी तरह फाइलें ले लेके बीमार बंदे की घूम रहा होता है, और कोई ऐसा बंदा जो उसका इलाज भी ना करा सके। इन फाइलों के, इन टेस्टों का क्या काम, क्या क्या ताल्लुक़ है। किसी शख्स की तकलीफ़ को अगर महसूस करना है तो अपने आप को उस जगह पे रख के देखें। इन खातून की जगह अपने आप को रख के देखें। मेरी बहन, क्योंकि मुझे पता है अभी जब उनका इलाज चल रहा था, उनका इंतकाल हुआ पिछले साल, तो वो भी डायलिसिस में चली गई थी। और हमें पता है हमने किस तरीके से तकलीफ़ें और मुसीबतें, मुझे पता है मैंने भी अपना घर गिरवी रख दिया था, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। आप लोग कहते हैं ना शोबिज़ वाले लोग, शोबिज़ वाले, मेरे 1-1 रुपया चला गया तो मेरे पास बिट्टा का कोई नहीं था। यही हालत हो गई थी मेरी साल पहले, पैसे नहीं थे मेरे पास अपनी बहन का इलाज कराने के लिए। तो सोचे इनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, इनके पास तो नहीं है। 3 बेटे हैं, मेरी तो 1 है, इनकी 3 बेटी हैं। तकलीफ सोचे हैं कितनी तकलीफ होती है। छोटी उम्र, इसकी हंसने खेलने वाली उम्र, अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए रुल रही है लोगों के आगे, दर दर जा रही है, ठोकरें खा रही है। तो खेलने की उम्र है, अपने बाप के लिए अपील करिए। कभी मरीम नवाज़ी आपसे, कभी हुकूमत से बात करती है, कभी किसी से, कभी लोगों से दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए। क्या आप लोगों को ये दर्द दिखाई नहीं देता? आप लोग को तकलीफ दिखाई नहीं देती? इस बच्ची के आंसू नहीं दिखते, इस बहन के आंसू, तकलीफ का एहसास नहीं होता? हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसीलिए भेजा है ना, ताकि हम भी किसी की मदद कर सकें। ज़िंदगी का यही मकसद होता है, और इससे बड़ा मकसद क्या हो सकता है कि हम किसी की ज़िंदगी बचा लें। इनके नंबर्स मैंने स्क्रीन पे चलाए हैं, इस नंबर पर रब्ता करें, इनकी मदद करें, इस बच्ची का बचपन लौटा दें, इसके बाप को सेहत तो आफियत के साथ इसके साथ खड़ा करते हैं, इसके साथ खेलने दें, इसके साथ बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करने दें। 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों को बाप की शदीद ज़रूरत है, बहुत माड़े हालात, मदद करें। ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले भी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, और अब ब्रेक के बाद जो हमारा टॉपिक है, आप भी, वो भी ऐसे ही है। जिन वालिदैन ने ज़िंदगी भर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दी होती है नाज़रीन, अब वही बच्चे उन्हें बोझ क्यों समझने लगे हैं? क्यों बच्चों को ये समझाना मुश्किल हो गया है कि वालिदैन की खिदमत सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि एक इबादत भी है।
बच्चे जो ओल्ड एज होम्स वगैरह जो है उधर अपने पेरेंट्स को भेज के एक आसान सा हल समझ लेते हैं कि अब तो हमें अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ जाके हम अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे, वो लोग खुद संभाल लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है, हम अपनी बिज़ी है, हमारी लाइफ हम तो देख नहीं पाते। बीवी भी मेरी जॉब करती है, मैं भी काम करता हूँ, बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं, घर पे उनको देखने के लिए कोई नहीं होता है। अब पेरेंट्स बीमार हैं, उनकी इंसुलिन का टाइम है, उनकी दवाई का टाइम है, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो चेक होना है, सब कुछ। तो कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, मैं काम करूँ, मैं पैसा कमाऊँ, मैं ये सारी चीज़ें देखूँ, ओल्ड होम छोड़ आते हैं। या फिर किसी घर के झगड़े की नज़र बनकर, ठीक है, उन वालिदैन को भेज दिया जाता है। या फिर कभी वालिदैन की इज़्ज़त नहीं की जाती, उनके साथ बदतमीज़ी, धक्के मार के, उनको गाली गलौज करके, नाउज़ुबिल्लाह, उनको धक्के निकाल दिए जाते हैं घर से बाहर, तो फिर उसके बाद वो ओल्ड हाउसेस जाते हैं। अब ये जो बुढ़ापे की उम्र होती है, ये उम्र होती है पोते पोतियों के साथ खेलने की, उनके साथ बैठने की, उनकी चीज़ें उनके सामने फिरती टुटती, उनको ऐसा लगता है जब वो पोते पोतियाँ, तो उनको लगता है मेरे अपने बच्चे वापस मेरे सामने छोटे हो गए, और उनको लगता है हम छोटे हो गए। उनको अपनी औलादों से भी बढ़ के अपने पोते पोतियों से प्यार होता है। अब इस टाइम पे जब उनका खेलने का टाइम आता है, आप लोग निकाल के उनको घर से बाहर फेंक आते हैं ओल्ड होम्स में, धक्के दे के निकालते हैं, या मजबूरी के तहत निकालते हैं, या पैसे ना होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते निकालते हैं, घर में जगह नहीं है, कम है कमरा। हाय, उम्र का ये जो हिस्सा है, ये वालिदैन ने इस तरह गुजारना है अकेले। बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करना था इस टाइम पे, कैसे करेंगे? आज ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनेंगे हम। हमारे पास जो मेहमान हैं, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, MS हैं फाउंटेन हाउस के, और ये आप लोगों की आंखें आज अच्छी तरीके से खोलेंगे, आप लोगों की हकीकत बताएंगे आज कि आप लोग क्यों छोड़ के जाते हैं अपने वालिदैन को, बूढ़े वालिदैन को, जिस वक्त शदीद उनको आप लोगों की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आप यहीं से शुरू करें कि ये कौन लोग हैं जो अपने वालिदैन को ऐसे फाउंटेन हाउस में अकेला छोड़ जाते हैं, कौन लोग हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। माशाअल्लाह। और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात के लिए। इंतहाई मशकूर फ़िज़ा आपका और आपकी टीम का, आपके इस प्रोग्राम का, क्या हमेशा आप उस सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ती हैं, बल्कि अभी मेरे आने से पहले भी आपने इसी तरह से एक सेंसिटिव मौजू को अपनाया हुआ था, और जो माशरे में दिल हिला देने वाली बातें हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से अब ये घर घर की कहानी बनती जा रही है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया है। और मैं एक बात ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की वजह तख्लीक जो थी हम उसको भूल गए, और वजह तख्लीक भूलने की वजह से ये फाउंटेन हाउस जैसे इदारे या ओल्ड हाउस जैसे इदारे बनने लगे ज़्यादा। मतलब ये हैरानकुन बात है कि जिस मुल्क को बनाने के लिए लाखों माओ बहनों ने अपनी जानें दी, उन्हीं माओ बहनों में के को फाउंटेन हाउस या किसी और जगह पे छोड़ के आप चले जाते हैं। अच्छा, और तकलीफ़ दे, और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, बात यह है कि उनके एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं अपना, यानी पता भी ना चले कि आप कौन हैं और कहाँ से आए। ये कैसी बात है? वैसे नहीं समझ आया मुझे। एड्रेस चेंज, एड्रेस बदल देते हैं अपना। आप एडमिट करा के गए अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, और आपने एड्रेस चेंज कर दिया। आपने एड्रेस ही जो है ना गलत बताया है। अब आप ढूंढे तो ढूंढे किसको, मिले तो मिले किसको? कैसी बात है, कैसी बात है? रात को फाउंटेन हाउस की गेट पे किसी जवान लड़की को छोड़ के जाएं और हमें ना पता हो ये कहाँ से आई, क्योंकि फाउंटेन हाउस तो घर है ना, अब घर से तो किसी को नहीं निकाला जा सकता, तो अब हमने उसको रखा है। इसी तरह से माँ को छोड़ें, और माँ भी वो माँ, आपको पता है सेशन कोर्ट की दीवार फाउंटेन हाउस की दीवार है, तो वहाँ पे एक माँ पिछले 40-45 साल से रहती, दरवाजे पे आती है और पूछती है कि मुन्ना कब आएगा। हम कहते हैं मुन्ना 2 बजे आएगा। और मुन्ना कौन है? जो कभी सेशन कोर्ट में जज रहा है और नहीं लेके जाते। आप वाली बात आपने इंट्रो में कभी सबसे खूबसूरत बात ही कह दी कि बीवी भी नौकरी करती है और मैं भी नौकरी करता हूँ, तो हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मैंने अपने मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे बॉस, आप इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को और बुलंद करे, प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, जो साइकेट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे,
और गंगाराम के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे साइकेट्री डिपार्टमेंट की, मैं उनके साथ काम करता था जब, बहुत इनिशियल स्टेजेस की बात है, आज से 20-22 साल पुरानी बात। एक दिन वो सर ओपीडी कर रहे थे तो एक व्हील चेयर पर एक साहब को लेके आया गया और वो बड़े सोफेस्टिकेटेड से आदमी थे, बहुत अच्छी सी उन्होंने शेव की हुई थी। दो जो थे उनके साथ लोग थे, एक लड़का था और एक उसकी बीवी। अच्छा, वो साहब जो थे उन्होंने सर उनका झुका हुआ था, तो हमने जब उनका स्टडी की, उनका इंटरव्यू, उनकी मेंटल स्टेट की, तो हमने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फाउंटेन हाउस तो जहनी अमराज में मुब्तला लोगों की एडमिशन की जगह है जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। उन्होंने कहा नहीं सर, ये आप इनको यहाँ पे रख लें, क्योंकि मैं तो रहता हूँ अमेरिका में और मेरी जो है बीवी जो है वो स्कूल में पढ़ाती है। तो हमने उनसे जब हिस्ट्री ली उन साहब से, तो पता चला कि वो किसी वक्त एक्स कमिश्नर लाहौर थे। हाय 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 तो हम हैरान हो गए हाय हाय। कि मैंने कहा यार, इस बंदे ने क्या मेहनत नहीं की होगी, इस बंदे ने क्या कुछ नहीं किया होगा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अल्टीमेटली आज ये वक्त आया है, आज ये वक्त आया कि ये इनको फाउंटेन हाउस जैसे इदारे में छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते और बीवी रखना नहीं चाहती। अच्छा, ये वो अलमिया है कि जो मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है, और हम फिर वही यूरोप वाले हालात में जा रहे हैं जहाँ पे आइसोलेशन और अकेलापन। आपको मैं इसकी एक तकलीफ़ दी मिसाल दे दूँ, बहुत बड़ी और बहुत बड़ी, जो मेरे बहन भाई पाकिस्तानी और जो उर्दू समझने वाले लोग पूरी दुनिया में आपका टीवी प्रोग्राम ये देख रहे हैं, देखिए अभी जो सबसे बड़ा अजाब दुनिया की तारीख़ में, कम से कम मेरी ज़िंदगी की तारीख़ में और आपकी ज़िंदगी की तारीख़ में आया कोरोना की शक्ल में, उस अजाब में आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरे? सबसे ज़्यादा लोग जो यूरोप में और इन इलाकों में मरे हैं वो ओल्ड हाउसेस में मरे। उसकी वजह है कि उनकी इम्यूनिटी कम थी, वो कमज़ोर थे, वो अकेले थे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ज़्यादा अमवात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी जबकि वहाँ की फैसिलिटीज़ देख लें और हमारी फैसिलिटीज़ देख लें, हमारे पास तो प्रॉपर दवाई अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास तो लोगों को ये ही नहीं पता था कि डील कैसे करना है कोरोना से, और हम मानते भी नहीं है किसी की बातों को। कंप्लीट रीज़न मुझे थोड़ा समझाइएगा देखने वालों को भी। देखिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब आप दुनिया में जो अकेलापन है ना, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जल्दी मौत की। अकेलापन भी जो है वो जल्दी मौत की बहुत बड़ी वजह है। चाहे आपके पास पैसे की फरावानी हो, तो ये जो वालिदैन है, एक एज तो आएगी ना, और अल्लाह ने तो ख़ुद भी कह दिया कि हम बच्चे से बच्चा बना देते हैं, बच्चे से जवान, अधेड़ उम्र, बूढ़ा, और फिर और बूढ़ा, यानी बच्चे से बच्चा। तो आप जैसे बच्चे को वालिदैन डील करते हैं ना, एक वक्त में 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चा, रिवर्स होता है। जी हाँ, वो आप देखिए पूरा अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में कि मैंने बच्चे से बच्चा बना देते हैं, कि वालिदैन को बच्चों के साथ डील करना होता है। हाँ, ये जो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ कि आपने भी अल्टीमेटली होना है ऐसा। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी इतनी हो, पहली बात तो ज़िंदगी इतनी हो, और अगर ज़िंदगी हो जाती है तो आप इस बात को समझ लें, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुढ़ापा इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोई बीमारी ना हो, आपको डायबिटीज़ ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, अर्थराइटिस ना हो, दिल का मसला ना हो, गुर्दों का मसला ना हो, तो फिर भी बुढ़ापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, और ये होगी और ये आएगी अगर जिंदा रहे, सबके पास तो आनी है। ये होना है। सर, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे कि इन्होंने कहा है कि बुढ़ापा इट्सेल्फ एक बीमारी है जो सबको आनी है। अगर किसी को शुगर नहीं होती, किसी को कैंसर नहीं होता, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं होता, किसी को कुछ भी नहीं होता, किसी को टीबी नहीं होती, मगर उसके बावजूद सबको बुढ़ापा तो सबको ही होना है ना। तो बुढ़ापा भी एक बीमारी है। अब इसमें सिचुएशन में किस तरीके से ख़ुद को संभालना और बच्चों ने कैसे देखना है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। फाउंटेन हाउस से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान साहब, और हम इनसे रियल स्टोरीज़ जो हैं वो सुन रहे हैं। इनके पास एक स्टोरीज़ नहीं है, इनके पास हज़ारों स्टोरीज़ हैं, लाखों स्टोरीज़ होंगी जब से फाउंटेन हाउस चला रहे हैं। ये जो पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं फाउंटेन हाउस में, ये बच्चे ये किस तरीके से दिल रखते हैं, कैसे जज्बा रखते हैं, इस तरीके से अपने माँ बाप को बुढ़ापे में फाउंटेन हाउस छोड़ के चले जाते हैं, और ये समझते हैं कि अब हमारे पे बोझ है, हम तो संभाल नहीं सकते, अब अपनी लाइफ में बिज़ी। आप चीज़ें बता रहे थे ब्रेक से पहले, आप कह रहे थे कि
हर इंसान के ऊपर बुढ़ापा आना है, वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि कोई बीमारी नहीं आती किसी को। कोई कहता है मुझे शुगर नहीं थी, मुझे कुछ नहीं है, मुझे, मगर बुढ़ापा तो सबको ही आना है। अब वो इंसान बूढ़ा हो गया, अब उसके साथ जो बच्चे कर रहे हैं, जो सलूक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज़रा उस पर बात कीजिए। अच्छा, मैं इस बात से करने से पहले आपको एक स्टडी के बारे में बता दूँ। हमने अपने अस्पताल में एक स्टडी की, और वो स्टडी ये थी कि जो पेशेंट हमारे पास एडमिट करा के जाते हैं, यानी पिछले साल हमने कोई 2 लाख के करीब पेशेंट आउटडोर में चेक किए, और 25 से 30 हज़ार पेशेंट्स हमने जो है ना वो एडमिट किए मुख्तलिफ वक्फ़ों के लिए, किसी को हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा रिश्ता है कि जो सबसे ज़्यादा फॉलोअप करता है, जो सबसे ज़्यादा आता है। आप हैरान होंगी, और देखिए कि हमने जो स्टडी की तो पता ये चला कि 90% वो रिश्ता जो आखिरी दिन तक आता है, उसका नाम माँ है। नहीं आती बीवी, नहीं आता भाई, नहीं आता बाप, सबसे आखिरी वक्त तक आती है माँ। जब तक वो ज़िंदा है उसने आना है, अगर वो अस्पताल में मरीज़ उसका रहता है उसने आना है। और जिन बेटों के पैदा होने पे मिठाइयाँ बंटती हैं और बहुत सेलिब्रेशन होती है, वो सबसे कम आता है, सबसे कम आता। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये रिश्ते जो है ना वो बड़े अजीम है। अच्छा, मैं आप वाले क्वेश्चन के जवाब की तरफ आ जाते हैं और बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी के हर उम्र के हर हिस्से में कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कोई ज़रूरियात होती हैं। तो बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है कि जब वो उसने आना ही आना है, अगर आपकी ज़िंदगी लंबी है। अल्लाह करे सबकी ज़िंदगी लंबी हो, और सबको उम्मीद है, और अल्लाह ताला खुद कहता है कि इंसान की आखिरी वक्तों में ख्वाहिशात के लिए एक लंबी उम्र और दौलत की ख्वाहिश बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला खुद कहता है कुरान में, जो लोग पढ़ते हैं और जो समझते हैं इस बात को, कि हम बच्चे से बच्चा बना देते हैं। मैं उस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो बहुत टिपिकल सा लफ्ज़ है कि बच्चे से बच्चा बना देते हैं, यानी बच्चा, जवान, बूढ़ा, अधेड़ उम्र, बूढ़ा, और उसके बाद फिर बच्चा, यानी बच्चा अल्टीमेटली बनना ही बनना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप बुढ़ापे में आ जाते हैं और अपने बहुत ख्याल किया हुआ भी है। जब भी बुढ़ापा जो है ना वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसमें अल्टीमेटली कोई ना कोई पार्टनर दुनिया से चला जाता है। एक तो अकेलेपन की बीमारी है, और ये अकेलेपन की बीमारी जिसको होती है उसी को पता है कि ये अकेलापन है क्या। तो इसलिए बच्चों की फिर ज़रूरत पड़ती है, आप वाली बात जो आपने इंट्रो में की थी। मेरी तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि किसी भी बीमारी के लिए, और ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए, आप ये सिर्फ ये सोचें कि कल आपके साथ वही कुछ होने वाला है। और मैंने अभी, आपने जब मुझे कहा कि इस पर बात करनी है, तो मैंने जब पढ़ा थोड़ा सा, और आप सबको ज़्यादा पता होगा वो जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने हुक्म भी दे दिया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी साबित है कि जो सबसे दुनिया में ही हर चीज़ का हिसाब अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अच्छाई और बुराई का रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, और वो वहीं पे उसका जवाब देगा। लेकिन वालिदैन के साथ जो रवैये हैं उनका हिसाब उसे दुनिया में दे देना। सर, ये वो आप एक ब्रेक में भी मिसाल दे रहे थे, मैं चाही थी कि लोगों तक भी पहुंचे, जिसमें आप कह रहे थे कि खाली हाथ बाप जो है वो घर नहीं आता। हाँ, कोई 2 फल लेकर आता है कि मेरा बच्चा वो खा लेगा तो उसका दिमाग अच्छा काम करेगा, उसको ताकत मिलेगी, वो सुबह अच्छा पेपर देगा, पढ़ाई करेगा, कुछ बनेगा। ये मिसाल, जब वो बूढ़ा होता है तो फिर बच्चा क्या करता है? अच्छा, ये वो मिसाल है कि जो मेरे अपने घर की है। ये मैंने मिसाल आपको ऐसे नहीं दी, ये मिसाल मेरे अपने घर की है और मेरे वालिद साहब की मिसाल है। कि मेरे वालिद साहब उस्ताद थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो नेचुरली जब पाकिस्तान बना, वो माइग्रेट करके आए और उन्होंने यहाँ पे आके सारी तालीम हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी में उनका उन्होंने वहाँ तालीम हासिल, गोल्ड मेडल भी लिया वहाँ से। तो वो जब कॉलेज में पढ़ाते थे, आपको पता है सादगी का दौर था, तो वो 2 स्टॉप पहले बस से उतर जाते थे कि मैं जब पैदल जाऊँगा, घर तक आऊँगा, तो मैं रास्ते में फल लेके जाऊँगा कि मेरे बच्चे पढ़ें, फल से खाएँ, और वो अच्छे इंसान बने और अच्छी तालीम हासिल करें और नंबर हासिल करें। ये मेरे अपने घर की मिसाल है, मैं कहीं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वालिदैन, आप एक तो उनके जूते पहन के देख लें। ये मिसाल इस तरह मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप वालिदैन हैं और आप बुज़ुर्ग हो जाए तो आपकी क्या ज़रूरियात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार, जिस तरह आपका ख्याल वालिदैन ने बचपन में रखा था, भाई कैसे रखा था, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, गर्म चीज़ को हाथ ना लग जाए, फिसल ना जाए, बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, 10 दफ़ा पूछते थे
दसियों दफ़ा पूछते थे, दसियों दफ़ा कपड़े, आप दसियों दफ़ा यूरिन पास कर रहे हैं, आप स्टूल पास कर रहे हैं, खुशी खुशी माँ बदल रही है, खुशी खुशी माँ बदल रही है, खेल खेल खुशी के खुशी enjoy जो है ना, कर करके, अच्छा हाँ। वो आपकी हर चीज़ पे इतना प्राउड फील कर रहे हैं, आपने मुंह से एक लफ्ज़ कहा, आप प्राउड दुनिया को बता रहे हैं। आपने किसी क्लास के अंदर कोई नंबर लिया है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पप्पू, मेरा जान, दुनिया के खूबसूरत तरीन नाम आपको दिए जाते थे। आज आप इस पोजीशन पे पहुंच गए, अब वो उसी पोजीशन पे आ गए हैं जो बच्चे वाली पोजीशन है। कुछ ना करें, इतना ही कर लें कि जितना उन्होंने आपके साथ किया था। उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया, उन्होंने आपको भूखा नहीं रहने दिया, उन्होंने आपको ठंडे गर्म का ख्याल रखा, उन्होंने जो है ना आपकी इज्जत, आपके ख्याल के लिए दूसरों से लड़ाई की, आप तक कोई गर्म ठंडी हवा आने नहीं दी, अकेला नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने ऊपर जो है ना वो फेस किया। यार और कुछ ना दे उनको, और कुछ नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लें। अच्छा, टेंशन की बातें ना उनको सुनाया करें। आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मसाइल हैं, जिस एज में वो आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद ज़रा इस पे इलेबरेट करें। आज के दौर में हमसे जो गलतियाँ होती हैं, मैं भी बता दूँ, इस पे हम अभी नज़रसानी करेंगे कि हम ये कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई मसला आ जाए, मुझे तो कोई तकलीफ़ आ जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं सबसे पहले अम्मी से बात करती हूँ, मैं अब्बू से बात करता हूँ। बूढ़े नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका दिल दिमाग नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी तकलीफ नहीं सह सकते। ब्रेक के बाद बात करेंगे। या अल्लाह, बड़ी सारी बातें करने को होती हैं और हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, मगर फिर भी हम जितनी रहनुमाई करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, हम अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। अच्छा डॉक्टर इमरान साहब, आप अभी ब्रेक से पहले हमें कुछ बता रहे थे कि जब बच्चों ने पेरेंट्स को डील करना है, स्पेशली अब जैसे कुछ ऐसी एग्जांपल्स के घर पे जो कमोड वगैरह है, ऐसी चीज़ें लगा दें क्योंकि उनके घुटने जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, वो बैठ नहीं पाते। आपको पता है उनको सबसे ज़्यादा वॉशरूम में तकलीफ़ें होती हैं, फिर उनको उठाना बिठाना अगर आप नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो उनको कोई ऐसी रॉड वगैरह लगा दे। हम बचपन में बच्चों को भी तो वॉकर देते हैं ना, बिल्कुल है ऐसे वॉकरों में, ट्रॉलियों में बना के झूलों पे उनको लेके जाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। तो क्या पेरेंट्स के लिए वॉशरूम में ऐसे रॉड, चलने के लिए कोई चीज़, स्टिक्स वगैरह, बेड के साइड पे कोई कवर चीज़ें लगा दें, हाइड कर दें, कुछ कर दें, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ऐसी कर दें जिससे पेरेंट्स सेफ, तो हम जो इससे पेरेंट्स करते हैं हम भी तो कुछ करें ना। अच्छा, वैसे बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने खुद ही दे दी कि जैसे बच्चों का ख्याल रखते थे बचपन में कि वॉकर में बिठा दिया कि वो गिरे ना, मूव भी कर रहा है ना, और बैट्स के साथ उसके रेस कर दिए उसकी बाउंड्रीज़ को ताकि वो गिर ना सके, और ऐसे मैट इस्तेमाल करें वॉशरूम में कि वहाँ पैर ना फिसले। तो भाई यही काम इतना सा करना है बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि वही वाली बात है कि बच्चे हो गए, और जब बच्चे बन गए हैं वो, तो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, सो बुढ़ापे में जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अकेलेपन है, और अकेलेपन में थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि वक्तन फ़वक्तन उनको चेक भी करते रहना चाहिए। जैसे अब वॉशरूम की जैसे आप बात कर रहे हैं, 2 ही जगह हैं उनके बेड्स और एक उनका वॉशरूम, ये दोनों चीज़ों पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। तो एक तो ये है कि वॉशरूम में मैं समझता हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हर घर में, मैं आपको अपने घर की मिसाल दूँ मज़े की, मैं तो घर में अपने रैम बनाया हुआ है। रैम बनाया हुआ है। कैसे भाई? रैम है मेरे घर में एंट्रेंस में, क्योंकि मुझे ही पता है। अच्छा, मैंने रैम इसलिए बनाया था कि वालिद साहब आएंगे, हाँ, तो उस पर रैम पे उनको चलना आसान होगा, लेकिन अब अल्टीमेटली मुझे इसका फ़ायदा हो गया। मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ रहते हैं, उनकी टांगें ट्रेन के नीचे आ गई थी, वो रहते हैं, तो उनके लिए रैम बन गया बहुत आसानी से। अच्छा, मैंने अपने घर के दरवाजे, मेरे अपने हॉस्पिटल के दरवाज़ों को हमने बड़ा रखा हुआ है, वॉशरूम के दरवाज़ों को बड़ा रखा हुआ है। अमूमन 3 फुट के हैं, तो हमने 4.5 फुट के रखे हुए हैं। अच्छा, ताकि भाई अगर व्हील चेयर है तो अंदर जा सके। हाँ, ठीक है। और साथ में जो है वो जो कमोड है, वो कमोड रहना ज़रूरी है, उसके साथ एक रॉड लगा दे। उनको उठना कितना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको कोई और बीमारी भी है, तो वॉशरूम में वो गिर के उनके या तो बैक, ये जो इसमें फ्रैक्चर आता है अपना बोन्स में, और दूसरा या कोई और सर पे चोट लग जाती है। और ज़्यादा वो जो दूसरा जो मैट है, हाँ, जो मैट वॉशरूम के अंदर भी जो ना मैट फिनिश वाले आपको टाइल लगाने चाहिए। अच्छा, जो रेज स्टेप्स होते हैं, उनकी स्टेप्स का भी ख्याल रखें कि ज़्यादा रेज ना हो, ताकि उनको चढ़ने में उतरने में आसानी हो। ये छोटी छोटी आसानियाँ। अच्छा, मैं सदका जारिया की एक बात बता दूँ, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करना भी सदका जारिया है।
क्योंकि उनको सुनाई कम उनको देता सुनाई है। कम देता है, उनकी तरफ अटेंशन दे के बात सुनना भी बहुत कि अगर वो कोई बात अपनी सही नहीं समझा पा रहे, यार बच्चे को कैसे करते हैं, हाँ वो 10 दफा कहता है कि अम्मा ये है, उनका अम्मा ये है, अम्मा कैसे उसकी तरफ देखती है, हाँ बाप जो है वो कैसे उसको हर चीज समझ लेता है उसकी। हम अपने वालिदैन को क्यों नहीं समझ सकते कि वाकई वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह कहना चाह रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें उनके जूते पहन के देखें कि उनको कहाँ पे तकलीफ हो रही है। मतलब यही है कि उनको कौन से कपड़े पहनाने चाहिए जो गर्मी सर्दी का एहसास कर लें। टेम्परेचर जो है ना वो कमरे का, अमीर गरीब की तो बात ही नहीं हो रही। टेम्परेचर सेट करना जिस तरह आप अपने लिए सेट करते हैं उनके लिए सेट कर लें। तो ज़रूरी है कि उनको जो है ना वो ठंडी गर्मी का पूछे ही ना, आप पूछ लें अच्छा कितने खाने खाने चाहिए। मैं तो समझता हूँ उनके लिए 6 खाने होने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा उनको देते रहना चाहिए ताकि उनका हाजमा ठीक रह सके। बुढ़ापे में वो भी लिक्विड पे आ जाते हैं, जी, जैसे बचपन में हाँ, बच्चा लिक्विड जिस तरह पे होता है, बच्चा नरम ग़िज़ा, अच्छा, सॉफ्ट 5 ग़िज़ा चीजें खाता है। खिलाते थे आप बुढ़ापे में, केला भी खिलाओ तो उसको सिरिलैक्स भी दे रहे हैं, तो आप दूध भी दे रहे हैं, तो ये चीजें भाई वालिदैन के लिए क्यों नहीं कर सकते। हाँ, वही दलिया वलिया, वही दलिया, सॉफ्ट। तो आप क्यों नहीं। अच्छा फिर उनकी 2-3 चीज़ों का ख्याल रख लें, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। एक तो उनकी आंखों का ख्याल रख लें, वो चेक करवा लें। उनके दांतों का ख्याल रख लें, खाना उनका खाने लगेंगे सही से तो आधे मसले उनके बेहतर हो जाएंगे, चेक करवा लें। कान का ख्याल रख लें, क्योंकि एज द टाइम पासेस, इस तरह मैंने पहले बात की, आपने पहले बात की कि बुढ़ापा तो आएगा और बुढ़ापा इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो मैं तो अभी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और दूसरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एज के साथ साथ यूरिन का भी थोड़ा सा मसला शुरू हो जाता है, उसका ख्याल रखें। मजाक ना उड़ाएं कि खतरे निकल रहे हैं तो नहीं बाबा तुम्हारे पास से स्मेल आ रही है, भाई ना मजाक उड़ाए यार। तुम्हारे साथ मजाक उड़ाया था जब तुम रोज दिन में 5 दफ़ा पेशाब करते थे, तुम सारी जगह ख़राब कर देते थे, तो ना करें ऐसा। तो ये छोटे छोटे एहसास जब अगर हम करने लगेंगे तो आप यकीन करें हमारे घर का माहौल, क्योंकि जो बड़ों का शेल्टर है और उनकी दुआएं जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी जब अपने वालिदैन का ख्याल रखो। उफ बोलने की बात है। अच्छा आपको मैं एक और बताऊँ जो आजकल हमारे माशरे में, क्योंकि मैं तो नहर के इस तरफ और नहर के उस तरफ सारे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि हम तो एक ऐसे अस्पताल में बैठे हैं ना जहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। माँ बाप डरने लगे हैं बच्चों से बात करते हुए। यार कितनी ख़तरनाक बात है, माँ बाप डरने लगे कि वो बेटा आ रहा है तो उसके सामने मैंने ये बात नहीं करनी। ये वक्त आ गया, आप इस पोजीशन को अपने आप को तारी करके देखिए कि क्या ऐसा वक्त आ जाएगा आपके ऊपर भी, क्या आप डरें कि बच्चों से डरें कि हम ये बात नहीं कर सकते कि मैंने अपने भाई के पास जाना है, मैंने अपनी बहन के पास जाना है, मैंने उसको ये तोहफा देना है, मैंने उसकी शादी में ये चीज़ देनी है, मुझे अलाउ नहीं है बात करना, जिसको ज़िंदगी भर पाल पोस के आपने बड़ा किया। वो भाई डरने लगे। सर बहुत शुक्रिया आपकी इस रहनुमाई का, आपने लोगों की आंख खोली, हमारे साथ यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया, बड़े आपकी कीमती लफ्ज़, कीमती स्टोरीज़ जो थी वो आपने यहाँ पे शेयर किया। आई होप कि लोगों की रहनुमाई हुई हो, लोगों की आंखें खुली हों। को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी बात करता जी हूँ आपसे, एक जो हम जो ये रोज़ाना काम करते हैं ना कि अपने वालिदैन को बहुत प्राउडली फ़ोन करके बताते हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चियाँ घर शादी होकर चली जाती है कि आज ये प्रॉब्लम मेरे घर पर हुई, खुदा के वास्ते ना बताया कर, क्योंकि वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वो तकलीफ में रहते हैं। वाकई वाकई बिल्कुल, हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात सर, ढूंढ बहुत ढूंढ के अच्छी। जो है ना बताना। हम अपने माँ बाप को खुद मौत के घाट पहुँचा रहे होते हैं, उनको टेंशनें दे दे के, और टेंशन ही बीमारी का जड़ बनती है। ये बात दिमाग में रख लीजिए। किसी भी किस्म की बुढ़ापे में माँ बाप को टेंशन देंगे तो वहाँ से बीमारी ने जन्म दे लें। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपस में अगर बहुत सारे भाई बहन हैं तो बुढ़ापे में जब माँ बाप पहुँच जाएं तो आपस में इस बात की लड़ाई करें कि अम्मी मेरे पास रहेंगी, अब्बू मेरे घर रहेंगे, जाओ जाके कर लो जो करना है। लड़ो भाई बहन आपस में, जान ले लो एक दूसरे की, कुत्ते की तरह लड़ो, मगर इस बात पे लड़ो, इस बात पे मत लड़ो कि अम्मी मेरे घर क्यों आ गई, तेरी बारी थी तू रख। यार मेरे अपने खर्चे नहीं पूरे होते, यार मेरे पास रहने की जगह नहीं है, अम्मी को नीचे मैट्रेस डाल के दिया हुआ है, फिर वो खराटे लेती हैं, बच्चों के स्कूल की जो है ना छुट्टियां हो जाती हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अपने बच्चों को घर में रहते हुए आप लोग ये नहीं सिखाते कि माँ बाप उठ गए सुबह नमाज़ पढ़ रहे हैं, जाओ उनको सजा के नमाज़ पढ़ो, जाओ दादा दादी उठ गए जाओ जाके उनको सलाम करो, जाओ दादी को पूछो चाय तो नहीं चाहिए, उनके साथ बैठो, छोटी छोटी बच्चियों को बोलें जाके उनके साथ बैठो, चाय पियो, उनकी तकलीफ़ें देखो, उनकी अलमारी सेट करके दो। बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा आदत होती है, अपनी बार बार ना अलमारी बाहर निकाल देते हैं पेरेंट्स, उनको बार बार तय करके रख के देनी पड़ती हैं, चीज़ें करके दें, बैठे। यही चीज़ें
मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने बच्चों को नहीं कहते कि दादा दादी को पूछो, नाना नानी को पूछो, कल को उनके माँ बाप को उनके बच्चे नहीं पूछते, सलाम भी नहीं करते, और लोगों के पास जाके लोग शिकवा करते। मैं अपने घर गया तो मेरे बच्चे ने मुझे सलाम ही नहीं किया। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, पैसा लाता हूँ, मुझे सलाम क्यों नहीं किया? आपने करवाया? आपने टांगे कुटवाई अपनी माँ की, अपने बाप की खिदमत करवाई? बेटी को बोला जाके कुरान पढ़ो, बैठो दादी के साथ? बोला नमाज पढ़ो साथ? पूछो सर में तेल ठोक दो? बोला? नहीं बोला। तो अब बुढ़ापे में जब आपका अपना बुढ़ापा आएगा ना, तो इसी तरह सड़ेंगे आप लोग के आगे आएगा। खुदा के लिए आंखें खोलें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और दुआएं हासिल करें। प्यार से भी समझाया मैंने, गुस्से से भी समझाया मैंने, रो के भी समझाया, जो कुछ समझाया है सही समझाया है, आपकी ज़बान में समझाया है। मंडे को मिलते हैं।